हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रील्यूड, जो कि लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इसका सबटाइटल है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम हैविंग 14 बुक्स। यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें 14 किताबें हैं। प्रील्यूड began as early as 1799 and finished in its first version in 1805, but was not published until 1850. प्रील्यूड शुरू हुआ था 1799 में लिखना और इसका पहला वर्जन कंप्लीट हो गया था 1805 में, लेकिन ये 1850 तक पब्लिश नहीं हुआ। इट्स फाइनल नेम वाज गिवन टू इट बाय हिज विडो मैरी। इसका जो लास्ट में जो नाम पड़ा प्रील्यूड, ये दिया गया विलियम वर्ड्सवर्थ की पत्नी, विडो पत्नी मैरी के द्वारा। William Wordsworth celebrates the sublime natural scenery in developing his spiritual, moral and imaginative nature. विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें नेचुरल सीनरी को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि उनका स्पिरिचुअल, मोरल और इमेजिनेटिव नेचर को डेवलप करने में जिन मदद किया। रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। एंड स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, ये एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। इट डील्स विद द प्रोग्रेस ऑफ इनर सोल ऑफ द पोएट। यह प्रोग्रेस के पोएट के इनर सोल के प्रोग्रेस को डील करता है। The poem was intended as the prologue to the long three-part epic and philosophical poem The Recluse, which Wordsworth never finished. यह जो पोएम है, यह एक 3 पार्ट का जो इपिक फिलोसफिकल पोएम था द रिक्लूज, उसका यह प्रोलॉग के रूप में लिखा गया था, लेकिन जो रिक्लूज था वो वर्ड्सवर्थ ने कभी फिनिश ही नहीं किया। He was only able to complete the prelude and the second part, the excursion, leaving no more than fragment of the rest. वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ प्रील्यूड कंप्लीट किया और जो द रिक्लूज का जो सेकंड पार्ट था द एक्सकर्सन, उसे कंप्लीट किया और बाकी सभी का बस फ्रेगमेंट ही कंप्लीट हो पाया। ही नेवर गेव इट अ टाइटल, इट वाज जस्ट सेड पोएम टू कॉलरिज, एंड इन हिज लेटर टू डोरोथी ही रेफर्ड टू दिस एज पोएट ऑन द पोएम्स ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड। पोएट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे कभी टाइटल नहीं दिया, उसने इसे जब सिर्फ कहा पोएम टू कॉलरिज, और एक लेटर में जो उसने डोरोथी को लिखा था उसने इसको रेफर किया था पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड। इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टॉकिंग अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ लाइफ, हिज एक्सपीरियंस एज ए पोएट, एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, एक्सपीरियंस ऑफ कैम्ब्रिज। एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन के बारे में, उनके एक्सपीरियंस जो पोएट के रूप में उनका रहा, उनका फ्रेंच रिवोल्यूशन का एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस जो कैम्ब्रिज में रहा उसके बारे में बताता है। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज डेवलपमेंट एज अ पोएट। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ अपना डेवलपमेंट एज अ पोएट, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, उसको रिकॉर्ड करते हैं। देयर आर 3 वर्जन्स ऑफ द पोएम। इस पोएम के 3 वर्जन है। द 799 प्रील्यूड, called the two-part prelude, composed 1798 and 1799, containing the first 2 parts. इसके 3 वर्जन है, जिस पहला है 1799 प्रील्यूड, इसमें ये 2 पार्ट में था जो कि लिखा गया था 1798 एंड 99 में। द 1805 prelude, which was found and printed by Ernest D. Selinkot in 1926 in 13 books. दूसरा है 1805 prelude, जो कि प्रिंट किया गया था, फाउंड एंड प्रिंट किया गया था अर्नेस्ट डी सेलिंगकोट के द्वारा 1926 में, 13 किताबों में था। और एक फाइनल है द 1850 prelude, पब्लिश शॉर्टली आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 14 बुक्स, जो कि 1850 में 1850 प्रील्यूड, जो कि वर्ड्सवर्थ के मृत्यु के कुछ ही समय बाद पब्लिश किया गया था 14 किताबों में। वर्ड्सवर्थ नोइंगली और अननोइंगली ट्राई टू गिव द इपिक स्पिरिट एंड स्ट्रक्चर टू द प्रील्यूड। वर्ड्सवर्थ नोइंगली और अननोइंगली, मतलब जानकर या बिना जाने ही, उसने इस पोएम को इपिक स्ट्रक्चर दिया है। प्रील्यूड इज कंसिडर्ड एज एन इपिक ड्यू टू हीरोइक पोर्ट्रेयल, पोएटिक फॉर्म एंड ब्लैंक वर्स। प्रील्यूड को एक इपिक कंसिडर्ड किया जाता है क्योंकि इसमें हीरोइक पोर्ट्रेयल भी है, पोएटिक फॉर्म भी है और एक ब्लैंक वर्स में भी लिखा गया है। वाइल कंपोजिंग द प्रील्यूड, वर्ड्सवर्थ वाज फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ मिल्टन। वह जब प्रील्यूड कंपोज कर रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो वह मिल्टन के फुट स्टेप को फॉलो कर रहे थे। वर्ड्सवर्थ इन्वोक्स द ब्रीज लाइक मिल्टन्स म्यूज टू ब्रेक अप लॉन्ग कंटिन्यूड फ्रॉस्ट टू इनेबल द पोइट्स माइंड टू ग्रो अप। वर्ड्सवर्थ इन्वोक करते हैं ब्रीज को, जैसे कि मिल्टन इन्वोक करते हैं यूरेनिया को। वर्ड्सवर्थ इन ब्रीज को इसलिए इन्वोक करते हैं ताकि वो जो कंटिन्यू फ्रॉस्ट है उसको वो ब्रेक करे और पोएट का माइंड जो है वो ग्रो अप कर सके। ताकि इफ द वर्क इज सीन फ्रॉम द थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू
अगर वर्क हम लोग थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रिल्यूड इज द लॉस ऑफ पैराडाइज ऑफ चाइल्डहुड। तो इसका सब्जेक्ट मैटर यही है कि जो चाइल्डहुड का जो पैराडाइज है वो अब लॉस्ट हो चुका है। द पोएट एम्स एट रीगेनिंग द लॉस्ट पैराडाइज थ्रू द पावर ऑफ हिज डेवलप्ड इमेजिनेशन। और पोएट जो है वो रीगेन करने का कोशिश कर रहा है अपने डेवलप्ड इमेजिनेशन के थ्रू। जैसे कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में भी जो सैटर्न जो है वो रीगेन करना चाह रहा है पैराडाइज को, वैसे ही पोएम भी यहाँ पे रीगेन करना चाहता है अपने लॉस्ट पैराडाइज को, जो चाइल्डहुड का जो पैराडाइज जो खो गया है उसको। नेक्स्ट है बुक्स ऑफ प्रिल्यूड। पहला बुक है इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। सेकेंड बुक में है स्कूल टाइम कंटिन्यूड। पहले और दूसरे बुक में वर्ड्सवर्थ ने अपने चाइल्डहुड एंड बॉयहुड एक्सपीरियंस को बताया है जो कि उसके स्कूल टाइम का था। थर्ड बुक में है रेसिडेंस एट कैम्ब्रिज। जब वर्ड्सवर्थ कैम्ब्रिज चला गया था पढ़ने के लिए तो वहाँ के बारे में बताता है। फोर्थ बुक में है समर वेकेशन। इसमें वर्ड्सवर्थ अपने समर वेकेशन के बारे में बताता है जो जो उसने अपने दोस्तों के साथ बिताया था। बुक फिफ्थ में है बुक्स के बारे में। वह बात करता है उसने अपना इन डेप्थ जो बुक और अर्ली रीडिंग के बारे में। बुक 6 में है कैम्ब्रिज एंड आल्प्स, कैम्ब्रिज और आल्प्स के बारे में। बुक 7 में है रेसिडेंस इन लंदन, जब वो लंदन वापस आ जाता है टूर के बाद तो उसके बारे में। बुक 7 में है रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन, ये इसका सब टाइटल है। बुक 9th 10th एंड 11th तीनों ये रेसिडेंस इन उसके फ्रांस में रेसिडेंस के बारे में है। बुक 12th और 13th ये बात करते हैं इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड। और बुक 14th में है कंक्लूजन। डिस्कस कर लेते हैं बुक 1 and 2। Wordsworth's childhood and boyhood experiences, such as feeling guilty for temporarily stealing a boat, an incident of bird nesting, and enjoying a sublime pleasure in ice skating। इसमें वर्ड्सवर्थ के चाइल्डहुड और बॉयहुड एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे उसका गिल्टी फील करना, वो टेम्प्रोरी जो बोट स्टील करता है उसके लिए, और जो बर्ड नेस्ट से जो अंडे चुराता है उसके लिए। और इसमें जो चाइल्डहुड में जो इंजॉय करता है जो सबलाइम प्लेजर वो आइस स्केटिंग में, इसका भी उसमें जिक्र है। बोट एक्सपीरियंस इलस्ट्रेट्स वर्ड्सवर्थ पैंथेइज्म। जो बोट एक्सपीरियंस है वो वर्ड्सवर्थ का पैंथेइज्म को दिखलाता है। इट शोज द हैप्पी एंड एक्सल्टेंट मूड ऑफ वर्ड्सवर्थ। यह वर्ड्सवर्थ के हैप्पी मूड को दिखाता है। ही डिराइव्स इंटेंस डिलाइट फ्रॉम कॉमन चाइल्डहुड स्पोर्ट्स एंड पास टाइम्स। वह इंटेंस डिलाइट ड्राइव करता है अपने कॉमन चाइल्डहुड स्पोर्ट्स से और पास टाइम से, जैसे कि फिशिंग, बर्ड स्नेयरिंग, काइट फ्लाइंग, स्केटिंग etc. He describes the summer sports that he enjoyed in the lap of river Derwent। वो अपने समर स्पोर्ट को डिस्क्राइब करता है जो कि उसने रिवर डेरवेंट में बिताए थे। पोएट्स अर्ली लव ऑफ नेचर। एट दिस स्टेज वर्ड्सवर्थ रिसीव सेंसुअस प्लेजर फ्रॉम नेचर। पोएट का जो अर्ली लव है नेचर के प्रति उसके बारे में बुक 1 और 2 में है, और इस स्टेज में वर्ड्सवर्थ सेंसुअस प्लेजर डिराइव करता है नेचर से। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, Fair seed time had my soul, and I grew up fostered alike by beauty and by fear। Book 3 He is matured and attending classes at Cambridge University। He tells about his residence at Cambridge। अब वह मेच्योर हो गया है और क्लास अटेंड कर रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। वह बताता है अपने रेसिडेंस का कैम्ब्रिज के बारे में। He cared not much about being a scholar। वह ज़्यादा केयर नहीं करता स्कॉलर होने का। Wordsworth spends more time traveling at every opportunity। वर्ड्सवर्थ अपना ज़्यादा समय व्यतीत करता है ट्रैवलिंग में जब भी उसको मौका मिलता है। सिंस द क्लासरूम रिस्ट्रिक्ट्स हिम, जबकि उसको क्लासरूम रिस्ट्रिक्ट करता है। इवन दो ही इंजॉयज ग्रेट बुक्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, फिर भी वह ग्रेट बुक्स को इंजॉय करता है और जो यूनिवर्सिटी के जो ट्रेडिशंस हैं उनको इंजॉय करता है। बुक 4 वर्ड्सवर्थ वेकेशन एंड ग्रोइंग इन हिज इमेजिनेशन। ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। वर्ड्सवर्थ का वेकेशन और जो अपने इमेजिनेशन में जो उसका ग्रो हो रहा है उसके बारे में है, और वह अपने आप को समझने की कोशिश करता है। He has given an elaborate account of the long summer vacation which he passed with old friends and native hills। वह अपने समर वेकेशन का इलेबोरेट अकाउंट डिटेल करता है जो उसने पास किया है अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ अपने नेटिव हिल्स में। He also talks about the incident of brief meeting with a poor wandering discharged soldier and many such solitary people he will come across। वह उसके बारे में भी बात कर जब वह एक पुअर गरीब घूमते हुए डिस्चार्ज सोल्जर से बात करता है और ऐसे कई लोगों से
जो सोलिटरी हैं और उससे मिलते हैं। बुक 5 continues his episodic education and narrates the influence of Coleridge on in him. अपना एपिसोडिक जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू करता है और वह बताता है कॉलरिज का इन्फ्लुएंस जो उस पर पड़ता है। He describes a particular vision he had been reading the Spanish epic Don Quixote, जो कि लिखा गया सर्वेंटेस के द्वारा, and then dreamed of a mysterious Arab on a camel. वह डिस्क्राइब करता है एक पार्टिकुलर विजन का जब वो पढ़ रहा होता है स्पेनिश इपिक डॉन क्विक्योटे सर्वांटेस का। उसके बाद वो ड्रीम करता है एक मिस्टीरियस अरब को जो कि कैमल पे आता है। इसमें और है द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर लीड्स हिम टू स्पीक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। जब पोएट की मदर का डेथ हो जाता है तो वह स्पीकर को मजबूर करता है इस बारे में बात करने के लिए कि चिल्ड्रेन को नेचर बेस्ट एजुकेशन देना कितना ज़रूरी है। He speaks of his in-depthness to books and readings in early life. वह बात करता है in-depthness का, बुक का और रीडिंग का अपने पूरा पहले के जीवन में। वर्ड्सवर्थ फेमस ट्रिब्यूट टू द ग्रेट इंग्लिश पोइट्स कैन बी सीन। वर्ड्सवर्थ इसमें फेमस इंग्लिश पोइट्स को भी ट्रिब्यूट करता है। बुक 6 मूव्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ एक्सपीरियंस इन इंग्लैंड टू अब्रॉड। यह वर्ड्सवर्थ के एक्सपीरियंस जो इंग्लैंड में है उससे आगे बढ़ता है। He acquaints us with the summer vacation passed happily in the company of Dorothy and Mary. वह बात करता है समर वेकेशन के बारे में जो उसने हैप्पीली पास किया है डोरोथी और मैरी के कंपनी में। He narrates long excursion and walking tour in the European Alps at the borderland of France, Switzerland and Italy. वह नरेट करता है लंबी साहसिक यात्रा और पैदल यात्रा जो कि उसने यूरोपियन आल्प्स में की है बॉर्डरलैंड में, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के। ही एंड हिज फ्रेंड्स क्रॉस द हाईएस्ट माउंटेन पास। वो और उसके दोस्त हाईएस्ट माउंटेन पास को क्रॉस करते हैं। ही इज थ्रिल्ड एज वेल एज टू बी इन फ्रांस वेयर द रिवोल्यूशन हैज ऑलरेडी चेंज ह्यूमन लाइफ ग्रेटली। वह फ्रांस में जाकर के रोमांच महसूस करता है जहाँ पे रिवोल्यूशन ने ह्यूमन लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। बुक 7 रिटर्न्स द पोएट टू लंदन आफ्टर हिज एडवेंचर इन यूरोप। ही गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिज रेसिडेंस इन लंदन। अब जो वर्ड्सवर्थ है वो अपने एडवेंचर टूर जो इसका यूरोप का था उससे वापस आ गए हैं लंदन और वो अपने रेसिडेंस जो लंदन में उनका है वहाँ के बारे में बताते हैं। इट एक्सप्लोर्स इन डिटेल द अर्बन लाइफ सो डिफरेंट फ्रॉम नेचर। यह अर्बन लाइफ के बारे में डिटेल करता है जो कि काफ़ी अलग है नेचर से। देयर इज ए कंटिन्यूअल कंट्रास्ट ऑफ द इमेजिनेशन विथ रियलिटी। यहाँ पे कंट्रास्ट है कंटिन्यूअल इमेजिनेशन का रियलिटी के साथ। बुक 8 इट हैज अ सब टाइटल लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन। बुक 8 का सब टाइटल है लव ऑफ नेचर लीड्स टू लव ऑफ मैन। He presented a retrospective survey of the poet's childhood and growing maturity. वो अपने बीते हुए कल के और अभी जो जो मैच्योर हो रहे हैं वो दोनों के बारे में सर्वे करके बताते हैं जो चेंज आ रहा है उनमें। अल्टरनेट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ लंदन लाइफ एंड रूरल एग्जिस्टेंस इन द कंट्री। अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन है लंदन लाइफ का और रूरल एग्जिस्टेंस का कंट्री में। द पोएट रिलेट्स ए लव ऑफ नेचर टू अ लव ऑफ मैनकाइंड। बताते हैं पोएट कि जो लव ऑफ नेचर है वो लीड करता है टू अ लव ऑफ मैनकाइंड पे। मतलब कि अगर आप नेचर से प्यार करते हैं तो आप लोगों से भी प्यार करेंगे। बुक 9th 10th and 11th reveals the impact of French Revolution on the poet's emotional and intellectual makeup. जो बुक 9, 10th और 11th है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट दिखाते हैं वर्ड्सवर्थ पे। He narrates his exciting experience that he gained in his visit to France. वो अपना एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बताते हैं जो उन्होंने पाया जब वो फ्रांस गए। It tells about the poet's great enthusiasm and zeal for the French Revolution. यह पोएट के उत्साह और जोश के बारे में बताता है जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में है। फ्रांस इन इट्स द मिड्स ऑफ द टर्मोइल ऑफ इट्स रिवोल्यूशन। फ्रांस जो है अपने रिवोल्यूशन के मिडिल में है। His friendship with the French revolutionist माइकल ब्यूपब who died in the fighting and violence. यहाँ पे उसने अपने फ्रेंडशिप के बारे में भी बताया है जो कि एक फ्रेंच रिवोल्यूशनिस्ट है, उसका नाम है माइकल ब्यूपब, जो कि उससे उनका दोस्ती हो गया था और जो कि मर जाता है फाइटिंग और वायलेंस में, रिवोल्यूशन में। बुक 10th and book 11th. It exhibits the disillusionment of the poet
He was shocked to find all the great ideals of the French Revolution doomed when France entered upon a policy of military aggression. यह पोएट के डिसइल्यूजनमेंट को दिखाता है और पोएट जो है वो शॉक्ड हैं यह पा करके कि जब वो पाते हैं कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो ग्रेट आइडियल्स हैं वो सब खत्म हो गए हैं जब फ्रांस एक मिलिट्री एग्रेशन में इंटर कर गया है. वर्ड्सवर्थ ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ हिज स्पिरिचुअल क्राइसिस इन गॉडविनिज्म. वर्ड्सवर्थ जो है जो उनका स्पिरिचुअल क्राइसिस हो गया है उसका सॉल्यूशन खोजते हैं गॉडविनिज्म में. इट डिटेल्स द इंटरनल स्ट्रगल इन द कंट्री ऑफ द फैक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द रिवॉल्यूशन. यह कंट्री के इंटरनल स्ट्रगल को डील के बारे में डील करता है जहाँ पे कि अलग अलग गुट जो हैं वो रिवॉल्यूशन में जो लगे हुए हैं. He returns to England and finds that his country and France are now officially enemies at war. वह इंग्लैंड वापस आ जाते हैं और वह पाते हैं कि उनका देश इंग्लैंड और फ्रांस अब ऑफिशियली एनिमी है. Book 12. It gives personal insight into the poet's mental and emotional struggle following his return to England and the need to rebuild his life as a poet. यह पोएट के मानसिक एवं भौतिक इंटरनल स्ट्रगल के बारे में बताता है जब पोएट फ्रांस से रिटर्न इंग्लैंड आते हैं. एंड द नीड ऑफ रीबिल्ड हिज लाइफ एज अ पोएट. और यह बताते हैं कि अब उनके लाइफ को एज अ पोएट रीबिल्ड करना कितना आवश्यक है. ही फाइंड्स मीनिंग इन स्पॉट्स ऑफ टाइम. वह मीनिंग खोजते हैं स्पॉट्स ऑफ टाइम में. स्पॉट्स ऑफ टाइम है क्या? मेमोरीज ऑफ सिग्निफिकेंट माइनर इवेंट्स ही विटनेस्ड लॉन्ग अगो. स्पॉट्स ऑफ टाइम मेमोरीज हैं कोई ऐसा माइनर सिग्निफिकेंट इवेंट के जो कि काफ़ी पहले हो चुके हैं. दीज नाउ गिव्स डायरेक्शन एंड इंस्पिरेशन फॉर हिज आर्ट. अब वो पोएट को डायरेक्शन और इंस्पिरेशन देते हैं उनके आर्ट के लिए. बुक 13 इंक्लूड वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रिफ्लेक्शन ऑन हिस्टोरिक सैलिसब्यूरी प्लेन इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड विच रेफर्स टू एज सैरून्स प्लेन. वर्ड्सवर्थ के सॉलिटरी रिफ्लेक्शंस के बारे में बताते हैं हिस्टोरिक सैलिसबरी प्लेन के बारे में जो कि साउथ ऑफ इंग्लैंड में है और जिसको राइटर कहते हैं सैरून्स प्लेन भी कहते हैं. He contemplates ancients who built Stonehenge. यह वह विचार करते हैं एंशियंट के बारे में जिन्होंने स्टोनहेंज बनाया. द प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट वह एक प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है मेड ऑफ स्टैंडिंग स्टोन्स दैट इज लोकेटेड ऑन दैट प्लेन. जो कि स्टैंडिंग स्टोन से बनाया गया है जो स्टोन वहाँ पे उस प्लेन पे है. बुक 14 वर्ड्सवर्थ रिपीट हिज ग्रेट लव फॉर नेचर एज सुप्रीम टीचर एंड ऑथोरिटी. वर्ड्सवर्थ नेचर के प्रति अपना ग्रेट लव एक्सप्रेस करता है यहाँ पे एज अ टीचर और ऑथोरिटी. ही praises again he has explored and learned with Coleridge, his sister and the great minds of the past. वह प्रेज करता है उन सभी के बारे में जिनसे उसने कुछ सीखा जैसे कि कॉलरिज, अपनी बहन डोरोथी और ग्रेट माइंड्स ऑफ द पास्ट जिनसे वो पहले मिल चुका है. एट द एंड वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस कॉलरिज इन एन एपोलोजेटिक मैनर. लास्ट में वर्ड्सवर्थ एड्रेस करता है कॉलरिज को एक माफ़ी मांगने के रूप में. धन्यवाद.